ओके, सो लेट्स बिगिन विद द रिवीजन ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। ये कॉम्पोजिशन लेवी चैप्टर सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए काम का है और ये चैप्टर का मैं रिवीजन ले रहा हूं अज्यूमिंग दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। आपको फटाफट से इसको रिवाइज करके लेना है। तो स्टार्ट करने के पहले बता दूं सर, हमारे पास में दो कॉम्पोजिशन स्कीम है। एक है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, दूसरी है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। गुड्स वाली है 10(1), 10(2) के अंदर और सर्विस वाली है 10(2)(a) के अंदर। कोई भी व्यक्ति को अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है तो आने के पहले उसको एलिजिबिलिटी कंडीशंस का कंप्लायंस करना होगा ताकि वो कंपोजिशन स्कीम के लिए पहली बात तो एलिजिबल हो जाए। अगर वो एलिजिबल हो जाए तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है और अगर वो एलिजिबल नहीं होगा तो वो आगे वाले जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है उसमें कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। सर अगर मान लो एलिजिबल है और कंपोजिशन स्कीम ले लेता है ये कंडीशंस कंप्लाई करने के बाद, तो उसके बाद पूरे साल जो कि करंट फाइनेंशियल में अगर कंपोजिशन स्कीम ले ली तो पूरे साल में कंपोजिशन स्कीम कब तक वैलिड रहेगी उसके लिए कुछ और कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी आफ्टर अवेलिंग द स्कीम एंड दिस इज टू बी कंप्लाइड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो एक बार आ गए तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इन दी गई कंडीशंस को कंप्लाई करो। जब तक कंप्लाई करोगे तब तक स्कीम वैलिड रहेगी और जिस भी दिन गड़बड़ कर दिया उसी वक्त उसी पल कंपोजिशन स्कीम के बाहर हो जाओगे। ठीक है, सो दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं वो वाली कंपोजिशन स्कीम की कंडीशंस जो आपको कंप्लाई करनी है एलिजिबिलिटी के लिए, व्हिच इज टू बी कंप्लाइड बिफोर एंटरिंग द कंपोजिशन स्कीम। सर दो होती है, एक होती है कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, दूसरी सर्विसेज। सर 10(1), 10(2) के अंदर जो है वो गुड्स वाली है, कोई भी पर्सन ले सकता है। एनी पर्सन कैन अवेल द कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स इफ ही कंप्लाइज विद ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, ही शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा वो होना चाहिए मटर और तीसरा होना चाहिए मटर। अच्छा, मटर के अंदर क्या क्या आएगा सर? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फिर रेस्टोरेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो देखो दो गुड्स वाले हैं, एक मैन्युफैक्चरर और एक ट्रेडर है और एक सर्विस प्रोवाइडर को इसके अंदर डाल दिया है 10(1), 10(2) के अंदर, हु इज रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर। तीसरी कंडीशन, उसका अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 करोड़ या 75 लाख। ध्यान देना, अग्रीगेट टर्नओवर और वो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, और ये भी ध्यान देना कि शुड नॉट एक्सीड, इक्वल टू होगा तो चलेगा। 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका एक भी ब्रांच 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लोकेटेड है तो 75 लाख की लिमिट लग जाती है। 75 लाख की लिमिट लगने के लिए 8 स्पेशल कैटेगरी के स्टेट का नाम याद रखना होगा: मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर आपका बिजनेस है तो आपको अग्रीगेट टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट लगती है वो 75 लाख है, और अगर इनमें कहीं पे भी बिजनेस नहीं है तो आपका अग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड वी हैव कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, ये होती है 10(2)(a) के अंदर। सर कौन ले सकता है कंपोजिशन स्कीम? तो देखो सबसे पहली बात, कोई भी पर्सन ले सकता है, लेकिन दैट पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, जो 10(1), 10(2) के लिए एलिजिबल नहीं है, वो यहां पे आ सकता है। सर 10(1), 10(2) के लिए मटर वाले लोग एलिजिबल होते हैं तो इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो भी व्यक्ति है वो आ सकता है इफ वी कंप्लाइज विद ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, अगेन ही शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन। सेकंड, ही शुड बी अ सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला इस कंपोजिशन स्कीम में 10(1), 10(2) के लिए एलिजिबल होता है, तो वो छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आ सकता है। और तीसरा, उसका अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड रुपीज 50 लाख। सर यहाँ पे मस्ताना का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी स्टेट में बिजनेस करो, आपका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अग्रीगेट टर्नओवर का बात कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशंस टू बी कंप्लाइड आफ्टर अवेलिंग द कंपोजिशन स्कीम। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ चुके हो तो आपकी करंट ईयर के अंदर कंपोजिशन स्कीम कब तक वैलिड रहेगी? जब तक आप इन दी गई कंडीशंस को कंप्लाई कर रहे हो। पहला अपने पास में गुड्स वाला है 10(1), 10(2). 10(1), 10(2) वाली स्कीम विल बी वैलिड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अंटिल ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर बीइंग कंप्लाइड, जब तक कंटिन्यूअसली कंप्लाई कर रहे हो। पहला, अग्रीगेट टर्नओवर, दिस टाइम अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख। और दूसरा, वो व्यक्ति जो कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है उसको आने के बाद करंट ईयर के अंदर ये ध्यान देना चाहिए कि ECO वाली कंडीशंस को कंप्लाई कर रहा है। सर ECO मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं, ECO के अंदर E इज एलिजिबिलिटी कंडीशन 10(2) वाली, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन रूल 5 वाला एंड अदर कंप्लायंस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, इन सारी चीजों का उसको कंप्लायंस करना होगा। सर ये जो ECO की जो भी बातें हैं या जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको डिस्कस किया गया है नेक्स्ट 3 पेजेस के अंदर, तो ये नेक्स्ट 3 पेज जो है वो अगर आप कंप्लाई कर रहे हो तो आपकी कंपोजिशन स्कीम वैलिड रहेगी। तो देखो दो बातों का ध्यान देना, अग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए और ECO वाली कंडीशंस को कंटीन्यूअस बेसिस पे कंप्लाई करना। सर अगर हमारी 10(2)(a) वाली सर्विस प्रोवाइडर्स वाली 10(2)(a) वाली है तो हमको क्या करना? सर सिंपल है, वही बातें हैं, इसका अग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर का 50 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए और इसको भी वही चीजों का कंप्लायंस करना है, ECO। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे बातें 10(2) में लिखी है और यहाँ पे 10(2)(a) के अंदर लिखी है। हालांकि दो अलग अलग सेक्शन का रेफरेंस दिख रहा है, अंदर दोनों में माल मसाला बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। और रूल 5 तो कॉमनली दोनों जगह पे एप्लीकेबल है और
और सेक्शन 10 भी। तो देखो यहां तक तो चीजें कॉमन है, बस लास्ट पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम गुड्स वाली लिए हो 10(1) 10(2) वाली, तो आपकी कंपोजिशन स्कीम वैलिड तब तक रहेगी जब तक आप ये तीनों कंडीशंस को कंप्लाई कर रहे हो। और तीसरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 10(1) 10(2) के अंदर आए हो तो आपने बिल्कुल भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, ऐसा पहले बोलते थे लेकिन अभी बोल दिया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सर्विस दे सकते हो लेकिन थोड़ी बहुत देना, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये लिमिट कंप्यूट करो, करंट ईयर के अंदर इंश्योर करो दैट सप्लाई ऑफ सर्विस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ एमएसएस। एक लिमिट होगी एमएसएस की लिमिट, इसके अंदर ही आप सर्विस दे सकते हो, इससे ज्यादा आप सर्विस नहीं दे सकते हो। देखो और एक बात समझा दूं आपको कि अगर कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है, वो 10(1) 10(2) ले रहा है, तो या तो वो ओनली गुड्स सप्लाई करता होगा या रेस्टोरेंट वाली बिजनेस करता होगा, या फिर वो मेजॉरिटी गुड्स करता होगा और थोड़ा बहुत सर्विस देता होगा। तो देखो अगर आप सिर्फ गुड्स कर रहे हो या थोड़ी बहुत सर्विस दे रहे हो तो आप 10(1) 10(2) में आ जाना, क्योंकि यहाँ पे एमएसएस का आपको कैपिंग पता चलेगा कि इतनी सी आप सर्विस दे सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्विस देता है, रेस्टोरेंट वाली नहीं, रेस्टोरेंट के लिए तो ऊपर चले जाओगे, सिर्फ और सिर्फ सर्विस देता है या फिर मेजॉरिटी सर्विस देता है और थोड़े बहुत गुड्स देता है, तो आप 10(2) में आ जाओ। थोड़े बहुत गुड्स दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 10(2) ने आपको गुड्स के ऊपर कुछ बोला नहीं कि इतने ही गुड्स आपको सप्लाई करना है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इक्वल इक्वल करते हो गुड्स और सर्विस दोनों, तो इक्वली सप्लाई करते हो, फिर आप डिसाइड करो आपको कहां जाना है, 10(1) 10(2) या 10(2) के अंदर जाना है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया। हालांकि अब बात करने जा रहा हूं एमएसएस, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर एमएसएस कितना होता है, कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? तो देखो कोई भी व्यक्ति अगर कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है तो पहली बात उसने रेस्टोरेंट की सर्विस देना है तो दे दे। देखो लाइन कैसे मैं पढ़ के बताता हूं। यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई सर्विस एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मतलब पहला, आप रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो तो दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वो एग्जाम सर्विस जो एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांस एंड डिपॉजिट, वो इंटरेस्ट वाली, तो किसी को आप लोन पे पैसा दे रहे हैं, लोन एडवांस और डिपॉजिट दे रहे हैं और बदले में इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो ये भी एक सर्विस है। ये सर्विस दो, रेस्टोरेंट सर्विस दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एनी अदर सर्विस देनी है इन दोनों को छोड़ के, तो वो आपको स्पेसिफाइड लिमिट तक ही देनी होगी। लिमिट कंप्यूट करने के लिए दो पॉइंट्स में से whichever is higher, 10% of turnover in state of the preceding financial year or ₹5 lakhs whichever is higher। एक बात समझ लो कि ये जो लिमिट आपकी निकल करके आएगी, ये लिमिट आपको हर स्टेट के लिए सेपरेटली कंप्यूट करनी है, बिकॉज 10% ले रहे हो ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट। तो महाराष्ट्र का टर्नओवर लोगे तो आंसर महाराष्ट्र का आएगा, और अगर पंजाब का टर्नओवर लोगे तो आंसर पंजाब का आएगा। तो सर अगर मेरा 3 स्टेट में बिजनेस चलता है, महाराष्ट्र, पंजाब एंड गुजरात, तो फिर मेरे को ये तीनों बार अलग अलग कंप्यूट करना पड़ेगा, एक बार महाराष्ट्र, एक बार पंजाब, एक बार गुजरात का लिमिट लेकर के। अब जो भी लिमिट आएगी वो मेरे को हर स्टेट की सेपरेट आएगी, और मुझे देखना चाहिए कि उस स्टेट से मैं जो भी सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूं वो इस लिमिट के अंदर ही दूं। लेकिन सुन ले, ये दोनों पॉइंट्स के छोड़ दे, क्योंकि इसके अलावा कोई सर्विस देनी है तो उस लिमिट के अंदर ही देनी होगी, ठीक है। और एक बात समझ लो यहां पे, सर ये आपको एक चैप्टर ऐसा है जहां पे आपको जो कंपोजिशन चैप्टर ऐसा है जहां पे आपको ये वाला जो अमाउंट है दैट इज एग्जेम्प्ट वाला सर्विस है, ये आपको कहीं पे भी किसी भी कैलकुलेशन में नहीं लेना है। अगर आप अग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट कर रहे हो तो भी आप इसको मत लो, अगर आप स्टेट टर्नओवर कंप्यूट कर रहे हो तो भी आप इसको मत लो, और अगर आप एमएसएस, मार्जिनल सप्लाई सर्विसेज की बात करोगे तो भी मत लो। तो इन शॉर्ट आपको ये वाला अमाउंट कहीं पे किसी भी कैलकुलेशन में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं बोलूं एक रेस्टोरेंट वाला जो होता है ना, वो रेस्टोरेंट वाला आपको एमएसएस में नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट वाला जो अमाउंट है वो आपको अग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करना चाहिए, और आपको स्टेट टर्नओवर में भी काउंट करना चाहिए। और अगर एनी अदर सर्विस दे रहे हो जो रेस्टोरेंट वाली भी नहीं है और वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाली भी नहीं है, तो भाई साहब उसको एमएसएस की कैलकुलेशन में भी कंसिडर करना, स्टेट टर्नओवर में भी कंसिडर करना, अग्रीगेट टर्नओवर में भी कंसिडर करना। तो मैं वापस से बता दूं, एक ऐसा अमाउंट जो हर कैलकुलेशन से बाहर कर सकते हो, एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांस एंड डिपॉजिट, जो कि इंटरेस्ट में आपको कंसिडरेशन मिलता है, एग्जाम सर्विस होती है, वो आप छोड़ दीजिएगा। और दूसरा रेस्टोरेंट वाला है, सर रेस्टोरेंट का जो काम कर रहे हो ना, उस रेस्टोरेंट के बिजनेस का जो भी टर्नओवर है वो एमएसएस की कैलकुलेशन में कंसीडर मत करना, लेकिन अग्रीगेट टर्नओवर और स्टेट टर्नओवर में ऐड करना। और कोई भी अगर अदर सर्विस होगी तो उसको हर कैलकुलेशन में कंसीडर करना, टर्नओवर में लोगे, अग्रीगेट टर्नओवर, स्टेट टर्नओवर एज वेल एज एमएसएस में भी लोगे। ये आपका पॉइंट नंबर एफ हो गया। सर अब अगर बात करें तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि यहां पे ये वाली 3 कंडीशंस होती है, एलिजिबिलिटी, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर कंप्लायंस प्रोविजन। तो फटाफट से ये ECO बता देता हूं। पहली बात आपको यहां पे दिखेगा E, दैट इज एलिजिबिलिटी कंडीशंस। दूसरा आपको दिखेगा नेक्स्ट पेज पे दैट इज C, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस रूल 5 वाला, और इसी के आगे आपको दिखेगा O, दैट इज अदर कंप्लायंस प्रोविजन। मैं बोलूं ये सभी को कंप्लाई करना है, चाहे फिर आप गुड्स वाले हो,
चाहे आप गुड्स वाले हो चाहे सर्विस वाले हो, ECO एक एक करके इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ई वाला जो पॉइंट है वो दो बार अलग अलग लिखा हुआ है, एक बार के लिए 10(1) 10(2) के लिए और दूसरी बात 10(2)A के लिए। बाकी ये तो मैंने दोनों कॉमनली लिखे हुए, एक ही बार लिखा है, दोनों के लिए काम आ जाएगा। तो चलो जी फटाफट देखते हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम गुड्स वाली लिए हो 10(1) 10(2) तो आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस का ध्यान देना है। पहला, सबसे पहले, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो देन यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाइंग दोस गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको आप सप्लाई मत करो, आप इसमें बिजनेस ही मत करो। दूसरा, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मत करो, इंटरस्टेट आउटवर्ड मत करो, इंटरस्टेट इनवर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूं, मैं गुजरात से गुड्स खरीदूंगा, चलेगा क्या? यस। सर मैं गुजरात में गुड्स बेचूंगा तो चलेगा क्या? नहीं, इंटरस्टेट आउटवर्ड मत करना, लेकिन अगर इंटरस्टेट इनवर्ड करना चाहता है तो चलेगा। लेकिन और एक बात समझ ले, अगर मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूं और मेरा और एक बिजनेस यूनिट है विच इज इन पंजाब, अब एक ही पैन पे जब दो मेरे बिजनेसेस होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, और मैंने क्या किया, मैंने मेरे पंजाब यूनिट से ही इनवर्ड ले लिया, तो देखो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इनवर्ड ले रहा हूं महाराष्ट्र के लिए तो दूसरे स्टेट से इनवर्ड लेना तो ठीक है, लेकिन पंजाब यूनिट भी तो मेरा यूनिट है। अगर महाराष्ट्र इनवर्ड ले रहा है तो पंजाब के लिए वो आउटवर्ड है, और अगर पंजाब के लिए आउटवर्ड है तो पंजाब वाले यूनिट ने क्या कर दिया, इंटरस्टेट आउटवर्ड, और अगर पंजाब ने इंटरस्टेट आउटवर्ड कर दिया तो पंजाब बाहर हो जाएगा। नहीं नहीं, पंजाब नहीं, सभी यूनिट्स बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट आता है वो ये वाला। अदर कंप्लायंस प्रोविजन का पहला पॉइंट बोलता है यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी। एक पैन पे जितने भी जीएसटी नंबर है सभी को यूनिफॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा, तो अगर एक यूनिट आ रहा है तो सभी यूनिट को आना पड़ेगा, और एक पैन पे जो भी जीएसटी नंबर है उसमें से एक भी अगर बाहर हो जाता है फॉर सम रीजन तो सभी बाहर हो जाएंगे। सर पंजाब ने इंटरस्टेट आउटवर्ड कर दिया तो पंजाब तो बाहर होगा ही, लेकिन सबको ले डूबेगा, मतलब उस पैन पे जितने भी जीएसटी नंबर है सब बाहर हो जाएंगे। ओके, सो महाराष्ट्र की कोई गलती नहीं थी, महाराष्ट्र ने तो इंटरस्टेट इनवर्ड किया था विच इज अलाउड, लेकिन पंजाब ने इंटरस्टेट आउटवर्ड कर दिया और सब लोग बाहर हो जाएंगे। ये है अदर कंप्लायंस प्रोविजन का पहला वाला पॉइंट, दैट इज यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी। सो सर वापस से रिवाइज करवा देता हूं, यहां पे मैंने आपको बोला दो काम मत कर, वो वाली चीजों को सप्लाई मत कर विच इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। एक है दारू, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको सप्लाई मत कर। दूसरा, इंटरस्टेट इनवर्ड करेगा तो चलेगा, इंटरस्टेट आउटवर्ड मत करना। इनवर्ड भी कर रहा है तो कर ले, लेकिन अपने डिस्टिंक्ट पर्सन से मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, सर अगर आप ईसीयू के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हो तो गड़बड़ है, आपको ईसीयू के थ्रू सर्विस सप्लाई नहीं करना है, लेकिन गुड सप्लाई कर सकते हो, तो गुड सप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अगर आप सीटीपी एनआरटीपी हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, बिकॉज अ पर्सन हु इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, वो एलिजिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 5 एग्जाम में आता है, ध्यान देना, यहां पे बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग मत करो ऑफ द नोटिफाइड गुड्स। ये 8 गुड्स है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग मत करो, लेकिन ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सर ये नाम आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम में इसके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, लेकिन वापस से बोल दूं मैन्युफैक्चरिंग करना अलाउड नहीं है, ट्रेडिंग करोगे तो चलेगा। आइसक्रीम एंड अदर एडिबलाइज वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला एंड ऑल टोबैको बेस्ड गुड्स एज वेल एज मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, एरेटेड वाटर मतलब वो फिजी वाले ड्रिंक्स जो होते हैं, स्प्राइट, पेप्सी, कोका कोला एंड ऑल दैट थिंग विच इज कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर स्वीटनिंग मैटर या फ्लेवर्ड। तो देखो वो जो ड्यूक्स का सोडा होता है, किनली का, जो दारू के साथ सोडा पीते हैं, वो सोडा तो प्लेन वाटर होता है, सोडा वाटर होता है, उसमें कुछ भी स्वीटनिंग मैटर, शुगर या फ्लेवरिंग वगैरह नहीं होता है। तो सोडा वाटर को अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो चलेगा, लेकिन एरेटेड वाटर जो कि शुगरी वाला या स्वीटनिंग वाला या फ्लेवर वाला होता है, जैसे रेड बुल, पेप्सी, फैंटा, कोका कोला, इनकी मैन्युफैक्चरिंग मत करना। सर हम लोग ड्यूक्स का सोडा मैन्युफैक्चर करते हैं, चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। सर वो तो एरेटेड वाटर है, हाँ फिर भी चलेगा, बिकॉज वो स्वीटनिंग वाला फैक्टर में नहीं आता। Fly ash bricks, fly ash aggregate, fly ash blocks, bricks of fossil meals and similar siliceous earth, building bricks, earthen और roofing tiles, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है और टोटल ये 8 गुड्स है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग मत करना। सुन ले, अगर तू कंपोजिशन स्कीम में आया है 10(1) 10(2) के अंदर तो तू सर्विस नहीं दे सकता, लेकिन एक मिनट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, रेस्टोरेंट सर्विस देना चाहता है दे दे, एग्जाम सर्विस वो इंटरेस्ट वाली देना चाहता है, मनी लेंडिंग सर्विस देना चाहता है दे दे, लेकिन अगर एनी अदर सर्विस देना है तो अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बिलो, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख, दोनों में से विच एवर इज हायर। अभी बताया था ये लिमिट कंप्यूट करोगे सेपरेटली फॉर ईच स्टेट, और इस लिमिट को कंप्यूट करने के बाद देख लेना कि आपको पॉइंट नंबर 1 और 2 इसके अंदर यूज नहीं करना है। मतलब
जब भी बात एमएसएस की करोगे तो उसमें ना रेस्टोरेंट वाले बिजनेस का कुछ काम आएगा, ना ही वो मनी लेंडिंग वाले का काम आएगा। और एक बात समझ ले, ये एग्जेम्प्ट वाला जो काम है वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, ये तो पूरे चैप्टर की कैलकुलेशन से बाहर कर देना। तो कुल मिलाकर के इतना बता दूं कि एनी अदर सर्विस ये हर कैलकुलेशन में काम आएगी, और रेस्टोरेंट वाली इसको एग्रीगेट टर्नओवर और स्टेट टर्नओवर में ले लेना। दिस वाज ऑल द क्लैरिटी अबाउट एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो उसको देखनी है जो 10(1) 10(2) के अंदर जा रहा है। सर अगर कोई 10(2)A वाला बंदा है, मतलब वो कंपोजिशन स्कीम सर्विस वाली दिया है, तो उसको क्या करना होगा? तो देखो इसको सेम वही बातों का कंप्लायंस करना है, ए बी सी डी ई एफ यहां पे नहीं आएगा। एफ वाला पॉइंट वाज एमएसएस, और इसको तो आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये तो कंपोजिशन स्कीम सर्विसेज में, तो ये अगर सर्विस देना चाहते हैं तो दे इसको, इसका तो काम ही सर्विस वाला है, ठीक है। तो ऑल द पॉइंट्स आर सेम, यहाँ पे ए से लेके ई तक है, एफ पॉइंट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सर अगर आगे के 2 पॉइंट्स पे बात करें तो रूल 5 है। अच्छा, रूल 5 कॉमनली अप्लाई होगा चाहे आप 10(2)A में जाओ चाहे 10(1) 10(2) के अंदर जाओ। पहला काम, ही शुड नॉट बी अ सीटीपी, ही शुड नॉट बी अ एनआरटीपी। कोई नया बात तो बताया नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहे हैं कि सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट थोड़ी देर के अंदर बताता हूं। तीसरा पॉइंट, वो आरसीएम वाली सप्लाईज अगर आपने इनवर्ड ले लिया तो इनवर्ड पे आपको जो आरसीएम का टैक्स पे करना है वो आपको पे करना चाहिए। वहां पे आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा हूं, इसका झंडा मत गाड़ना। अगर आपकी इनवर्ड पे कोई 9394 का आरसीएम लगता है तो जो 9394 बोलेगा उसको फॉलो कर देना। 9394 बोलेगा 18% जीएसटी है तो 18% दे देना, 9394 बोलेगा 5% है तो 5% दे देना। ये मत बोलना कि सर मैन्युफैक्चरर को तो 1% लगता है और ट्रेडर को नहीं 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 नहीं, वो आपकी आउटवर्ड पे लगता है। आउटवर्ड जितना भी टर्नओवर किया है उस पर आप 1% दे दो चलेगा, लेकिन अगर परचेस कर रहे हो और इनवर्ड पे 9394 लग गया तो जो 9394 बोलेगा वही फॉलो करना पड़ेगा। ही शैल पे टैक्स अंडर 9394 आरसीएम ऑन द इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर ई बोलता है क्या लिखना और कहां लिखना चाहिए। तो देखो अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो तो आप किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं करते हो, और अगर टैक्स कलेक्ट नहीं करते तो टैक्स इनवॉइस नहीं बनाते हो, तो सर हमको क्या बनाना चाहिए? आपको बनाना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई, और बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे लिख देना कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। और एक बात समझ लो सर, आप अगर कंपोजिशन स्कीम में आ गए हो तो आपकी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और जो भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपका ऑफिस, वेयर हाउस, गोडाउन जो भी होता है उसके बाहर लगा वो नोटिस या साइन बोर्ड, उस पे एक बार के लिए आपने ये बैनर लगा देना है, मतलब वो बोर्ड पे लिख देना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो क्या लिखना चाहिए? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। कहां लिखना चाहिए? वो पीपीओबी के नोटिस व साइन बोर्ड के ऊपर लिख देना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है? पॉइंट नंबर बी बोलता है ही वाज नॉट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सर लास्ट ईयर में आपने ये काम नहीं करना चाहिए। ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। He was not, लेकिन इंग्लिश ग्रामर बोलता है he is not manufacturing notified goods। मतलब अगर मैं दोनों की कंबाइंड रीडिंग करूं तो एक बार के लिए सेक्शन 10(2)A और पहले वाले पेज पे 10(1) 10(2) बोलते हैं कि he is not, मतलब इस साल में कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग मत करना। लेकिन रूल 5 बोलता है कि आपने लास्ट ईयर में भी नहीं करना चाहिए। ही वाज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो मैं बोलूं कंबाइंड रीडिंग से तो ये पता चलता है कि अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में इस साल आ गया तो इस साल आने के बाद भी मुझे नहीं करना चाहिए। और रूल 5 बोलता है देख लास्ट ईयर में भी मत करना। तो एक ऐसा काम जो लास्ट ईयर भी नहीं कर सकते, करंट ईयर भी नहीं कर सकते, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स। लास्ट ईयर करोगे तो रूल 5 नॉन कंप्लाइंट हो जाएगा, और अगर करंट ईयर करोगे तो 10(2)A एज वेल एज 10(1) एंड 10(2) ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग आपने लास्ट ईयर एज वेल एज करंट ईयर नहीं करनी चाहिए। और एक फैक्ट बता देता हूं सर, अगर इंटर स्टेट आउटवर्ड लास्ट ईयर में कर रहे थे तो चलेगा क्या? यस चलेगा। आपने करंट ईयर में नहीं करना चाहिए। इंटर स्टेट आउटवर्ड लास्ट ईयर कर रहे थे तो चलेगा। सर मैं लास्ट ईयर ईसीयू के थ्रू सर्विस दे रहा था तो चलेगा क्या? हाँ लास्ट ईयर चलेगा, करंट ईयर में इसको मत करना, ठीक है। तो कुछ बातें थी आपको क्लियर करके बता दिया। अब आपका रूल 5 यहां पे खत्म हो जाता है। अब आपके पास अदर कंप्लायंस प्रोविजन है। सर सबसे पहली बात, यू शुड नॉट बी यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी। एक पैन पे जितने भी जीएसटी नंबर है, एक आएगा तो सब आएंगे, एक बाहर तो सब बाहर। दूसरा, कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते। आपको हमेशा क्या बनाना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई। इसके लिए मैं क्लास के अंदर एक बहुत बढ़िया सा टेबल बनाता हूं। वो टेबल आपको यहां पे याद कर लेना चाहिए। जिन्होंने मेरे साथ क्लास में बनाया बढ़िया, जिन्होंने नहीं बनाया एक बार पॉज करके बना लेना। सर कॉम्पोजिशन डीलर हो, जिंदगी में हमेशा क्या बनाओगे? बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई। चाहे टैक्सेबल बेचो चाहे एग्जेम बेचो, क्योंकि किसी से जीएसटी तो कलेक्ट नहीं करना है। अब कलेक्ट ही नहीं
करोगे तो टैक्स इनवॉइस क्या बनाओगे, तो क्या बना देना, बिल ऑफ सप्लाई। सर अगर कोई व्यक्ति एग्जाम सप्लाई कर रहा है, अब चाहे वो कॉम्पोजिशन वाला हो चाहे रेगुलर वाला व्यक्ति हो जो कॉम्पोजिशन में नहीं है, आप एग्जाम कर रहे हो तो भी क्या बनाना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई। अरे एग्जाम कर रहे हो ना, तो एग्जाम में तो वैसे भी कलेक्ट नहीं करते हैं, तो अगर कलेक्ट ही नहीं करने वाले हो टैक्स तो फिर क्या बनाओगे, बिल ऑफ सप्लाई। तो देखो कॉम्पोजिशन डीलर की जिंदगी में हमेशा बिल ऑफ सप्लाई, चाहे टैक्सेबल बेचे चाहे एग्जाम बेचे, और कोई भी व्यक्ति जब एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो उसको भी हमेशा बनाना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई। रेगुलर टैक्स पेयर है, कॉम्पोजिशन में नहीं है, वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, तो जब भी टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो टैक्स कलेक्ट करने के बाद सामने वाले को एक प्रूफ डॉक्यूमेंट देगा जिसका नाम होता है टैक्स इनवॉइस। सो जो बंदा कॉम्पोजिशन में नहीं है अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो क्या बनाएगा, टैक्स इनवॉइस। ये पूरी बातें हमारी यहाँ पे क्लोज हुई। पीछे जाते हैं वापस से इस पे बात करते हैं। सर यहाँ पे थे पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 कॉम्पोजिशन में आ रहे हो आईटीसी नहीं मिलता है तो इस बात को क्लियर कर लेना, पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम कैन नॉट अवेल आईटीसी ऑफ द इनपुट टैक्स पेड। तो जो भी परचेस पे टैक्स पे किया था उसका आईटीसी नहीं मिलेगा जब तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो। पॉइंट नंबर 4 पेनल्टी, अगर रॉन्गली अवेल कर दिया कॉम्पोजिशन स्कीम, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपने ले लिया, तो फिर सरकार आपको इस पॉइंट पे पकड़ लेगी और आपको पेनल्टी लगाएगी कि आपने गलत तरीके से कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली है। ये अदर कंप्लायंस प्रोविजन हो गए। सर ईसीओ हो गया अपना, ओ था अदर कंप्लायंस प्रोविजन, सी से कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड ई से एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऊपर 10(1) 10(2) और इधर 10(2)(a। अब ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे क्लियर होता है। अब मेरे पास में आगे आते हैं रेट्स। सर अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो क्या रेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए, तो थोड़ा जूम इन पे बात करते हैं। मैन्युफैक्चरर को 1%, ट्रेडर को भी 1%, रेस्टोरेंट वाले को 5% पे और अदर सर्विस जो 10(2)(a) वाले इनको 6% पे टैक्स पे करना है। सर पहली बात तो ये समझ लो कि ये इफेक्टिव रेट्स है, मतलब इसके अंदर C+S मिला दिया गया है। अगर ब्रेक डाउन पे बात करूं तो 1% का आधा आधा 0.5 फिर यहाँ पे भी 0.5 और यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 3 ये CGST और SGST का इक्वल करना है। सर IGST होगा तो अभी IGST हो ही नहीं सकता है क्योंकि आप इंटर स्टेट आउटवर्ड तो कर ही नहीं सकते हो, तो अगर इंटर स्टेट आउटवर्ड ही नहीं कर सकते हो तो IGST कैसे लगेगा। तो मैं महाराष्ट्र में ही बेचने वाला हूं और हमेशा इंट्रा स्टेट ही होगा। और एक बात सर, ये जो 1%, 5%, 6% ले रहे हो ये किस चीज का, सर टर्नओवर का, जितना भी टर्नओवर है। सर हमारा 20 लाख का टर्नओवर हो गया तो ठीक है 20 लाख पे 1% दे दो। सर हमारा 40 लाख का हो गया तो 40 लाख पे दे दो, जितना भी टर्नओवर है उसका दे दो। लेकिन एक मिनट, टर्नओवर इन स्टेट, अग्रीगेट टर्नओवर नहीं। तो महाराष्ट्र में जितना टर्नओवर हुआ उसके ऊपर 1% महाराष्ट्र में दे दो। सर पंजाब में जितना हुआ है वो पंजाब के टर्नओवर पे 1% पंजाब में दे दो, C+S 0.5% CGST 0.5% SGST। गुजरात में जितना हुआ है उसके ऊपर 1% दे दो, 0.5% CGST 0.5% SGST ऑफ गुजरात। तो आपको स्टेट वाइज टर्नओवर लेना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन ये टर्नओवर इन स्टेट जब आप ले रहे हो तो ये सबके लिए लेना, बट ट्रेडर के लिए क्या करोगे, 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। जो भी टैक्सेबल टर्नओवर है उसका ले लेना। देखो 1 लाइन में आपको डिफरेंस बता देता हूं। टर्नओवर की जब बात कर रहे हैं मतलब इधर पे और इधर पे, तब आपको एक्चुअली टैक्सेबल भी लेना चाहिए और आपको एग्जेम्प्ट वाला भी लेना चाहिए। मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने क्या किया, मैंने 5 लाख के गुड्स बेचे थे, वो थे मेरे फॉर एग्जाम्पल एग्जेम्प्ट वाले, ओके, और 25 लाख थे मेरे टैक्सेबल वाले। तो 25 लाख और 5 लाख दोनों मिला दो और पूरे 30 लाख के ऊपर मुझको क्या करना पड़ेगा सर, 1% पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे ही अगर मैं एक पर्सन हूं जो ट्रेडर है तो मुझे बस टैक्सेबल सप्लाईज का, तो 5 लाख की एग्जेम्प्ट थी उसको छोड़ दो, 25 लाख की टैक्सेबल सप्लाईज थी तो बस टैक्सेबल सप्लाईज पे 1%। तो ट्रेडर को अपने सिर्फ टैक्सेबल वाले पे देना पड़ेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर को, रेस्टोरेंट वाले को एंड सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनको 1%, 5% या 6% अपने टर्नओवर पे देना होगा, विच इंक्लूड्स टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट। ठीक है सर, जब टैक्स पे करना चाहते हो तो एमसीक्यू के अंदर ये लोग एक सवाल पूछते हैं कि कॉम्पोजिशन वाला व्यक्ति टैक्स पे करेगा तो कैसे पे करेगा। तो जो हैंड रिटन डेटा है उसको रीड कर लो। इसको टैक्स पे करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको बोलते हैं CMP-08। ये स्टेटमेंट उसको क्वार्टरली जमा करना पड़ता है। तो अप्रैल, मई, जून ये क्वार्टर खत्म हो जाने के बाद में 18 तारीख तक, 18 जुलाई तक सबमिट करना होगा। और इस स्टेटमेंट को फाइल करने का काम बस इतना है कि अगर टैक्स पे करना है कॉम्पोजिशन वाले को तो ये स्टेटमेंट से पे करेगा। सो फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स कॉम्पोजिशन डीलर विल फाइल विच फॉर्म, ऐसा एमसीक्यू में पूछा तो लिख देना CMP-08। बाय विच डेट उसको CMP-08 भर देना चाहिए, बाय 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, क्वार्टर खत्म हो जाने के बाद में 18 तारीख। और एक बात सर, CMP-08 कैसे भरें, क्योंकि हमारे तो पूरे क्वार्टर में बिजनेस ही नहीं किया था तो ₹1 का भी टैक्स पे नहीं करना है, फर्क नहीं पड़ता है, नील स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई टैक्स नहीं,
कुछ बिजनेस नहीं भी किया, 0 रुपीज टैक्स है, फिर भी आपको CMP 08 भरना ही पड़ेगा, ठीक है। MCQ क्या ये पूरा डेटा रहेगा, काम आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे बात करें तो अब आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर 5 अलग अलग तरीके के टर्नओवर है। पहला अग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये कब काम आता है सर? एलिजिबिलिटी के लिए कि इस साल में कंपोजिशन स्कीम में आऊं या नहीं आऊं। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, सर ये कब काम आता है? कंपोजिशन स्कीम वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ के ऊपर या 75 या 50 लाख के ऊपर चला गया तो कंपोजिशन स्कीम वैलिड नहीं रहेगी। टर्नओवर इन स्टेट का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, सर ये काय के लिए काम आएगा? MSS के लिए, याद होगा 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर। स्टेट का टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का, सर ये काय के लिए काम आएगा? टैक्स पे करने के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, रेस्टोरेंट वाले के लिए एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। सर टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट करंट फाइनेंशियल ईयर का, ये काय के लिए काम आएगा? सर ट्रेडर के केस में अगर टैक्स पे करना होगा तो उसके लिए काम आएगा। ये पूरा का पूरा 5 टर्नओवर का कहानी यहाँ पे हो गया। और एक बात समझा दूं आपको, जब आप कंप्यूट कर रहे हो टर्नओवर तो सबसे पहले अग्रीगेट टर्नओवर की जब भी बात होगी तो आपको डिफरेंस बता देता हूं। अग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट कर रहे हो तो ऑल इंडिया बेसिस पे करना, उस पैन पे जितने भी GST नंबर है सबका टर्नओवर का टोटल ले लो, वो हो जाता है अग्रीगेट टर्नओवर। दूसरी बात, अग्रीगेट टर्नओवर आपको हर साल कंप्यूट करना पड़ेगा, मतलब लास्ट ईयर का डेटा जो है उसको छोड़ दो और करंट ईयर का वापस से स्क्रैच से चालू करना, 1 अप्रैल से ले लेना, ठीक है। तो कई बार जान पूछ के ना आपको क्या करेंगे, 23 मार्च से डेटा दे देंगे। अब आप ऐड करते 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 लेके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको 23 मार्च से नहीं लेना चाहिए, आपको वो मार्च की जो 7-8 दिन है वो छोड़ देने चाहिए और 1 अप्रैल से सारा डेटा कैच करना चाहिए। 1 अप्रैल से फ्रेश अग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट होगा, फिर नेक्स्ट ईयर का वापस से 1 अप्रैल से होगा और फिर नेक्स्ट ईयर का 1 अप्रैल से होगा। तो सर 1 अप्रैल से आपको सारे के सारे डेटा लेने चाहिए और उसमें आपको एक पैन पे जितने भी GST नंबर है ऑल ओवर इंडिया सबका वेरिएबल्स ऐड कर देना चाहिए। अग्रीगेट टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कंप्यूट करने जा रहे हो या करंट फाइनेंशियल ईयर का कंप्यूट करने जा रहे हो, डजंट मैटर, दोनों के लिए एक्सक्लूजन्स तो कॉमन है। पहला, आपको क्या नहीं लेना चाहिए? सर GST का टैक्स, GST का सेस मत लेना, उसको हटा दो। दूसरा, इनवर्ड सप्लाई मत लेना। देखो कोई भी इनवर्ड मत लो, टर्नओवर में सेल्स आता है, इनवर्ड तो मेरा परचेज होता है, तो मेरे को इनवर्ड नहीं लेना चाहिए, कोई भी तरीके का इनवर्ड। मेरे को GST का टैक्स, GST का सेस नहीं लेना चाहिए। तीसरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस पूरे चैप्टर में एक ऐसा अमाउंट है जो हर कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांस एंड डिपॉजिट, तो इसको भी हटा दो। और पॉइंट नंबर 4 इज आउटवर्ड का वो ट्रांजेक्शन जो सप्लाई ही नहीं है। सर मैंने किसी को फ्यूनरल वाली सर्विस दे दी, तो फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, ये तो शेड्यूल 3 के हिसाब से सप्लाई ही नहीं माना जाता। तो मेरा आउटवर्ड का ऐसा ट्रांजैक्शन जो सप्लाई ही नहीं है वो भी मुझे कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलूं कुल मिलाकर के 4 चीजें जो आपको नहीं लेनी चाहिए। अब क्या क्या लेना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। सर अग्रीगेट टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ले रहे हो तो ऑल आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड लेना है ना तो इनवर्ड मत लेना। सर ऑल बोला है ना तो टैक्सेबल भी लेना, एग्जेम भी लेना, एक्सपोर्ट भी लेना, इंटरस्टेट आउटवर्ड भी ले लेना, सब ले लेना, ठीक है। सर सप्लाई लेना है, ऑल आउटवर्ड सप्लाई, तो वो चीजें मत लेना जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं होती। तो मैं वापस से बोल दूं, आउटवर्ड लेना है, इनवर्ड नहीं लेना है, सप्लाईज लेने हैं, नॉट अ सप्लाई नहीं लेना है। और जब मैं बोल रहा हूं ऑल तो फिर ऑल ले लेना, टैक्सेबल भी लोगे, एग्जेम भी लोगे, एक्सपोर्ट भी लोगे, इंटरस्टेट भी लोगे। सर मेरा टैक्सेबल सप्लाई है आउटवर्ड का, मैं FCM में टैक्स पे करने वाला हूं तो ले ले। सर सामने वाला RCM में टैक्स पे करेगा तो भी ले ले, क्योंकि टैक्स कौन पे करने वाला है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आउटवर्ड तो मेरा है ना, यस। तो ऑल आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ले लेना। सर मेरा आउटवर्ड का काम एग्जेम्प्ट है तो भी ले ले, क्योंकि एग्जेम भी आएगा। सर मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया था वो भी ले ले। सर इंटरस्टेट आउटवर्ड किया था वो भी ले ले। सर आपने तो बोला था इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं चलेगा, ए भाई इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं चलेगा, वो करंट ईयर में, मैंने बोला था लास्ट ईयर में इंटरस्टेट आउटवर्ड करोगे तो चलेगा, ठीक है। सो लास्ट ईयर में आप इंटरस्टेट आउटवर्ड कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव एस्पेक्ट सोच लेते हैं, सर आपने बोला था इंटरस्टेट लेना तो मैंने इंट्रा नहीं लिया। अबे पागल, इंटर भी लेना है, इंट्रा भी लेना है, ठीक है। सो पूरा का पूरा डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पॉज करके समझ लो। सर एग्जाम सप्लाई लेते वक्त एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन बोलती है एग्जाम में 3 चीजें आती है, तो होली एग्जाम भी आएगा, नील रेटेड भी आएगा, इनफैक्ट नॉट लीवेबल टू GST। तो वो जो 6 गुड्स होते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सर वो नॉट लीवेबल
टू जीएसटी होते हैं, लेकिन जो नॉट लेवेबल टू जीएसटी होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो वो भी ले लेना। सर लेकिन आपने तो बोला था वो सप्लाई मत करना अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब इस साल वो तो करंट ईयर में बोला था, लास्ट ईयर में आप सप्लाई करोगे तो चलेगा, लास्ट ईयर में इंटरस्टेट आउटवर्ड भी चलेगा और लास्ट ईयर में आपने वो 6 गुड्स में डीलिंग किया तो भी चलेगा, करंट ईयर में मत करना। अब वही चीज यहां पे समझा देता हूं। सर करंट ईयर के लिए अगर हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं वैलिडिटी के लिए तो क्या करेंगे, टैक्सेबल सप्लाईज ले लेना, एग्जेम्प्ट सप्लाई ले लेना, लेकिन एक्सपोर्ट मत लेना, इंटरस्टेट आउटवर्ड मत लेना, क्योंकि आप करंट ईयर में ये काम कर ही नहीं सकते हो। इनफैक्ट एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी वो तीसरा वाला एलिमेंट मत लेना, क्योंकि वो जो तीसरा वाला एलिमेंट है वो है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये तो आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं बोलूं क्या क्या मत लेना, ये मत लेना, ये मत लेना और ये मत लेना, बाकी तो आप ले सकते हो। इसको आराम से पॉज करके रीड करके समझ लो। ये मैंने बता दिया आपको एग्रीगेट टर्नओवर। अब सर और एक बात बता देता हूं, टर्नओवर इन स्टेट जब कंप्यूट कर रहे हो तो इट इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है, विद द स्लाइटेस्ट डिफरेंस, इट इज एग्जैक्टली सेम। जब आप बात करोगे मेरे से टर्नओवर इन स्टेट की, तो यहां पे भी वही 4 चीजें एक्सक्लूड करनी है, यहां पे भी वही 4 चीजें इंक्लूड करनी है और यहां पे भी वही 2 चीजें इंक्लूड करनी है। बस टाइम्स और जगह कम थी इसलिए मैंने यहां पे ना वो ऐसा टेबल नहीं बनाया है और वो इंटर इंट्रा वो सब नहीं लिखा है। तो जो भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आपको उसको यहां पे भी प्लेस करके वैसे ही समझोगे। द ओनली डिफरेंस इज, सर ये भी चीजें कॉमन है, ये भी चीजें कॉमन है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि टर्नओवर इन स्टेट कंप्यूट होता है स्टेट वाइज बेसिस पे और ये वाला कंप्यूट होता है ऑल इंडिया बेसिस पे ऑन द सेम पैन जितने भी जीएसटी नंबर है। और एक डिफरेंस बता देता हूं, सर टर्नओवर इन स्टेट के लिए जब भी कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई उस दिन से सारे ऐड करना जिस दिन से पर्सन हो जाता है लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहां पे फर्क ये था कि आपने 1 अप्रैल से सब कुछ काउंट करना चालू कर देना है, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ उस दिन से वेरिएबल ऐड करना जिस दिन से आप लायबल हो जाते हो। सर फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा कोई दोस्त है मिस्टर महेश, एंड महेश इज सप्लाइंग सर्विस एंड ही वांट्स कंपोजिशन स्कीम। सर इसका एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सर आपने तो बोला था 1 अप्रैल से सब काउंट कर लेना, यस, तो 1 अप्रैल से सारा का सारा डेटा ऐड किया तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 57। सर ध्यान दो, अगर सर्विस वाला है तो 50 लाख से ऊपर चले गया तो कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर हो जाएगा। मैं बोलूं जब तक 50 लाख है तब तक कॉम्पोजिशन स्कीम में है, ऊपर चला गया तो कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर हो जाएगा। सर डेफिनेटली इसका टर्नओवर ऊपर चले गया, 57 पे चले गया। दूसरा एंगल, सर टर्नओवर इन स्टेट कंप्यूट कर रहे हैं तो आपने बोला था उस दिन से ऐड करना जिस दिन से ये लायबल हो जाता है। तो देखो अप्रैल में, मई और जून के अंदर जो इसका बिजनेस हुआ है ये 3 लाख और 5 लाख और 10 लाख टोटल करोगे तो 18 लाख होता है। सर ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब होगा? इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख, तो ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा जब 20 लाख क्रॉस करेगा। तो जब तक 20 लाख क्रॉस नहीं करता तब तक आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। इनफैक्ट आपको जुलाई के अंदर इसने जो 7 लाख का बिजनेस किया है आपको बस 5 लाख ऐड करना है, क्योंकि मैं बोलूं 3 + 5 + 10 + 7 विल गिव यू ₹20 लाख, सॉरी 25 लाख। अब आपको ऊपर का जो 20 है वो छोड़ देना है और 20 लाख क्रॉस होने के बाद जितना भी बिजनेस हुआ है वो आपको ऐड कर लेना चाहिए। उसके बाद 12 और 20 सब ऐड किया तो यहां पे हो जाता है 37। अब एक बात समझ लो, आपको इस एंगल से समझा देता हूं 57 के। सर अगर आप 57 लाख पे पहुंचे हो तो 0 to 20 यहां पे तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे, तो आपको कोई टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। 20 लाख से 50 लाख का जितना भी बिजनेस हुआ है उस टाइम पे आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, तो 30 लाख का जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है उस पे 6% से टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको 6% ऑफ द टर्नओवर देना पड़ता है। और जब 50 लाख के ऊपर चले जाओगे तो आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम चली जाएगी और अब आपको रेगुलर रेट से 7 लाख के ऊपर 18% से पे करना होगा। ये अगर लॉजिक समझ लेते हो तो मॉड्यूल के अंदर काफी सारे क्वेश्चन है जो आप हैंडल कर पाओगे। दिस कंक्लूड्स माय इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब मैंने 5 टर्नओवर भी बता दिए, टर्नओवर इन स्टेट भी बता दिया, सब कुछ हो गया। सर ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका था। अगर ऑल अदर सर्विस है तो उसको हर कैलकुलेशन में आप यूज करोगे एमएसएस में एग्रीगेट टर्नओवर, स्टेट टर्नओवर। लेकिन एक ऐसा अमाउंट जो हर कैलकुलेशन से बाहर कर सकते हो, दैट इज एमएसएस से भी बाहर, टर्नओवर से भी बाहर एंड स्टेट टर्नओवर से भी बाहर, दैट इज एग्जेम्प्ट सर्विस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। और रेस्टोरेंट को आपको टर्नओवर में काम करना है, एमएसएस में उसको इंक्लूड नहीं करना है। सो ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ द लास्ट पेज कमिंग अप, दिस इज एंट्री एंड एग्जिट इंटीमेशन। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आना चाहते हो तो एंट्री के टाइम पे और एग्जिट के टाइम पे आपको इंटीमेशन देना होगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम में एंटर करना चाह रहा हूं या एग्जिट कर रहा हूं।
पहला पॉइंट, एंट्री के लिए अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसको कब आना चाहिए? तो देखो, जब भी आप अनरजिस्टर्ड हो ना, तो आप रजिस्ट्रेशन सबसे पहले लोगे, क्योंकि पहली कंडीशन इज यू शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन. सो यू विल गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड फॉर रजिस्ट्रेशन यू विल फाइल एन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन. तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है उसके अंदर एक फॉर्म होता है REG01. REG01 में पार्ट बी जब भरोगे उसके अंदर आपको एक सवाल पूछा जाएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप टिक कर दोगे कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए. तो ऐसे केस में आपने जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करी थी REG01 में, वो ही आपकी इंटीमेशन मान ली जाएगी. मान लिया जाएगा कि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम की इंटीमेशन दे दी है. ओके, सो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज एन इंटीमेशन. अब जब भी आपका जीएसटी नंबर आएगा उस दिन से कॉम्पोजिशन स्कीम भी चालू हो जाएगी. सो कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव कब से होगी? जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिला वहीं से इफेक्टिव हो जाएगी. दूसरा एंगल है, एमसीक्यू में काम आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना. सर अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, साल चालू होने के पहले आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो, तो देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है, आप साल के बीच में कभी भी एंटर नहीं कर सकते. अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है तो आपको 1 अप्रैल के पहले ही डिसाइड कर लेना होगा. यू कैन एंटर द कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स. ऐसे केस में आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव कब से होती है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स. और अगर आना भी है तो आपको इंटीमेशन पहले देना होगा, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड. अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी. अगर एक आएगा तो सबको आना पड़ेगा. तो देखो, अगर मेरे 4 बिजनेसेस चलते हैं, एक महाराष्ट्र में, एक गुजरात में, एक राजस्थान में, एक पंजाब में, अब एक पैन पे चारों जीएसटी नंबर है और चारों को अगर एक आएगा तो सबको आना पड़ेगा. अब महाराष्ट्र में मैंने इंटीमेशन दे दिया ना, तो फिर ये तीनों जगहों पे मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीम्ड इंटीमेशन हो जाता है. सो इफ इंटीमेशन इज सबमिटेड फॉर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर स्टेट, देन इट इज डीम्ड टू बी एन इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लेसेस रजिस्टर्ड ऑन द सेम पैन. एक आएगा तो सब आ जाएंगे. तो बस महाराष्ट्र में बोल दो और बाकी तीनों जगहों पे आपको इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है. सर पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हो, तो देखो पहले तो आपको आईटीसी मिल रहा था, लेकिन अब फ्यूचर में तो नहीं मिलेगा. आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ चुके हो तो आपके पास जो भी स्टॉक ऑफ गुड्स पड़े हुए, इनपुट्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स, उनके ऊपर का आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है और उसी के लिए एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, सो ये आपका एंट्री वाला बात हुआ. मैं वापस से बता दूं, रजिस्टर्ड हो तो 1 अप्रैल के टाइम पे ही आ सकते हो, अनरजिस्टर्ड हो तो मिडिल ऑफ फाइनेंशियल में भी आ सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो इंसान कभी भी लेगा. सो जब भी साल के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है आप ले लो, बस उसके टाइम पे बोल देना कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए और वही आपकी इंटीमेशन मान ली जाएगी. एग्जिट के 3 केस है, 1 2 3. पहला नॉन कंप्लायंस हुआ. देखो आपने अभी देखी थी वो वैलिडिटी वाली कंडीशंस, एग्रीगेट टर्नओवर, फिर ईसीओ एंड एमएसएस एंड ऑल दैट थिंग. तो वो जो करंट ईयर की आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस कंप्लाई करनी है वो करना. लेकिन अगर कभी भी गड़बड़ हो गई और एक भी कंडीशन आपसे कंप्लाई नहीं हो पाई, चूक गए, तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे. एंड विद इन 7 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, जब आपकी कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई, मान लो इंटरस्टेट आउटवर्ड कर दिया या टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर चले गया, तब आप बाहर हो जाओगे और वहां से 7 दिन के अंदर अंदर एक इंटीमेशन फाइल कर देना कि सर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर हो गया हूं एंड अब मैं रेगुलर में हूं, ऐसा इंटीमेशन दे देना. ये जो इंटीमेशन में डेट लिख के दोगे उसी को मान लेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल, द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन द इंटीमेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान से देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे उस दिन से आईटीसी मिलना चालू हो जाएगा. ओके, तो टाइमली बोल देना, क्योंकि जो आप इंटीमेट करके डेट बताओगे प्रिसाइसली उसके बाद से आपको आईटीसी मिलना चालू हो जाएगा. केस 2, अगर आप वॉलंटरीली बाहर जाना चाहते हो, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मुझे वॉलंटरीली बाहर जाना है, कैन आई एग्जिट कॉम्पोजिशन स्कीम? यस. अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो बस विड्रॉवल के पहले एक इंटीमेशन दे देना और इंटीमेशन में जो भी डेट लिख के दोगे उसी को मान लेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल. लास्ट पॉइंट, केस नंबर 3, धक्के मार के बाहर निकाला, पूरी बेइज्जती से बाहर निकाला. देखो आप तो पूरा कंप्लायंस कर रहे थे और आपको वॉलंटरीली बाहर जाने का भी इच्छा नहीं था, लेकिन ऑफिसर को शक हुआ कि कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया है लेकिन वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो गड़बड़ कर रहा है. तो अगर ऑफिसर को कभी भी गड़बड़ लगेगी तो वो आपको पहले शो कॉज नोटिस देगा और पूछेगा कि बताओ, कारण बताओ क्यों मैं आपके हाथ से कॉम्पोजिशन स्कीम ना छीन लूं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है आपने गड़बड़ किया हुआ है. अब आप उसका रिप्लाई दोगे ऑफिसर को. अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी हुआ तो छोड़ देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा. लेकिन अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ या फिर आपने रिप्लाई ही नहीं दिया तो एक ऑर्डर पास करेगा और ऑर्डर पास करके आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर कर देगा, डिनाई कर देगा द कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन, धक्के मार के बाहर निकाल देगा. ठीक है, उसमें ऑर्डर में लिख देगा कि फला फला डेट से तुमको बाहर कर रहे हैं. तो इफेक्टिव डेट क्या होगी? इफेक्टिव
इफेक्टिव डेट विल बी डिटरमाइंड बाय द टैक्स अथॉरिटीज। ऑर्डर में लिख देगा कि मैं तो आपको 5 अगस्त से बाहर कर रहा हूं, तो बस उस दिन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब इन एनी केस बाहर तो जा ही रहे हो, या तो केस 1 नॉन कंप्लायंस हुआ है, या फिर केस 2 एग्जिट कर रहे हो वॉलंटरीली, या फिर केस 3 आपको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। इन एनी केस बाहर जा रहे हो तो आपका एग्जिट कैसा होगा? ड्राई एग्जिट होगा। ड्राई एग्जिट मतलब डॉक्यूमेंट, रेट्स एंड आईटीसी। डी, पहले जो डॉक्यूमेंट बनता था वो कौन सा बनता था सर? कॉम्पोजिशन में था तो हमेशा बनाता था बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन अब क्या बनाऊंगा सर? अगर टैक्सेबल सप्लाई करूंगा तो टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा, और अगर एग्जाम सप्लाई करूंगा तो बिल ऑफ सप्लाई बनाऊंगा। तो अब डॉक्यूमेंट में शिफ्ट आएगा, ध्यान देना। रेट, सर पहले क्या रेट से टैक्स देता था? कॉम्पोजिशन में था तो रेट्स देता था 1%, 1%, 5%, 6%। सर अब क्या रेट्स होंगे? अब नॉर्मल रेट्स होंगे, जो भी जीएसटी के 12%, 18% के रेट्स होते हैं। आईटीसी, सर पहले तो बिल्कुल भी आईटीसी नहीं मिलता था, अब क्या होगा? देखो अब तो आपको आईटीसी मिलना चालू हो जाएगा। तो पहले आईटीसी नहीं मिलता था, अब आईटीसी मिलने लगेगा। ध्यान देना, एक कॉन्टेक्स्ट है जो आईटीसी चैप्टर के अंदर पढ़ाते हैं, जहां पे बोलते हैं कि जिस दिन आप स्विच मार रहे हो, कॉम्पोजिशन से रेगुलर में आ रहे हो, वहां पे आपको उसी दिन पे ना आपको बता देना चाहिए आपके पास कितने स्टॉक ऑफ गुड्स पड़े हुए हैं। वो उसका स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर अंदर दे देना, और जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उस स्टॉक पे आईटीसी नहीं लिया था क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में था, अब ये स्टॉक के ऊपर जितना भी आईटीसी है ये भी आप ले सकते हो। तो फ्यूचर में जो नया परचेस करोगे उस पर तो मिलेगा ही, क्योंकि अब आप रेगुलर में चले गए हो। लेकिन आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है एज ऑन द डेट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू रेगुलर, उस स्टॉक के ऊपर का भी आपको आईटीसी मिलेगा, सब्जेक्ट टू आईटीसी चैप्टर में सेक्शन 18 के प्रोविजंस को कनेक्ट करके पढ़ लेंगे। और वहां पे आपको 30 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट देना होगा कि मेरे पास इतना स्टॉक है और इसके ऊपर मुझको आईटीसी चाहिए, ठीक है। कितना, किस पे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो आईटीसी चैप्टर के अंदर समझ लेंगे। यहाँ पे आपका पूरा पूरा डिस्कशन खत्म हुआ। दिस वाज कॉम्पोजिशन लेवी। आई होप आपको ये बहुत ज्यादा काम आया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू दिस चैनल, लव यू ऑल। बहुत बढ़िया से पढ़ते रहो, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू नो टेक्स्ट मी अप एंड से दैट कि सर अच्छे से जा रहा है प्रोसेस, मेरा प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है। एंड जब रिजल्ट वाले दिन पे मैसेज आता है तो और भी खुशी फील होती है, ठीक है। सो लगे रहो, एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स एंड ऑल माय मेरा अच्छे से जो भी मैं मतलब बोलता हूँ, ऑल माय सपोर्ट इज फॉर यू। सो बहुत जल्दी मिलते हैं, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे, ठीक है। मिलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू।